इल्यूमिनाटी को ही अगर हम समझें, क्या है ये सोसाइटी, का निर्माण हुआ कैसे और इसका आधार क्या है? ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाना शुरू किया जो कि तर्क पे चलते थे। भगवान को नहीं मानते हैं, बहुत ही अंडरग्राउंडेडली काम करते हैं और ये बड़े बड़े जैसे कि अर्थव्यवस्था हो गई, बड़े बड़े देशों की सरकारों को गिरा सकते हैं। कर्नल गद्दाफी था, इन सब की सत्ता पलट करने में इसका मेन रोल रहा CIA का। अमेरिका का इंटरफेरेंस बहुत रहा, चाहे वो अफगानिस्तान रहा हो, चाहे वो वियतनाम रहा हो। पहला व्यक्ति था जिनका आपने नाम लिया, एडम वाइज़ेक। उनका क्या रोल था और उनका क्या रणनीति थी इस सोसाइटी को लेकर के? देखिए, एडम वाइज़ेक जो थे वो एक यहूदी फैमिली में पैदा हुए थे। बाद में उनके पेरेंट्स ने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ली थी। तो जैसा कि हम लोग शुरू जानते हैं कि यहूदी और क्रिश्चियंस में हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कतें चली शुरुआत से ही। तो इनका धर्म क्रम में इंटरेस्ट था। बड़े होने के बाद ये एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए। एज ए प्रोफेसर उन्होंने ज्वाइन किया और वहाँ पे पूरा धर्म और इस वाली फील्ड के ही प्रोफेसर थे। लेकिन इनका संग एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये वहाँ यूनिवर्सिटी का जो सारा सिस्टम था वो वहाँ पे पादरी ही चलाते थे और ये पादरी नहीं थे उस टाइम। तो पादरी नहीं थे तो इनका विरोध भी काफ़ी था। इस विरोध के चलते, और क्योंकि ये काफ़ी महत्वाकांक्षी भी थे और ये सिस्टम को अलग से भी लेके चलते थे, तो इन्होंने माना कि पावर हाथ में आनी चाहिए पादरियों के अगेंस्ट में जा करके। तो इन्होंने वहाँ से अलग हट करके एक नया संगठन बनाया, क्योंकि इनको लगता था कि जो हमारे क्रिश्चियनिटी है, जो हमारे पोप वगैरह हैं, ये बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं सारे सिस्टम में। तो उनसे अलग हट करके तर्क के बेस पे जो संगठन बनना था, वहाँ पे इल्यूमिनाटी की इन्होंने शुरुआत करी और ये हुई हमारी मई 1776 में। इन लोगों ने 4 और लोगों के साथ मिलकर के एक शपथ ली कि हम एक संगठन बनाएंगे और अपना सारा कार्य जो है वो बिल्कुल गुप्त तरीके से करेंगे। अच्छा। इसकी पहली कंडीशन ही यही थी कि हम जल्दी पब्लिक के सामने नहीं आएंगे अपने तरीकों को लेकर के। हाँ, 30 साल से बड़ा इसका कोई सदस्य नहीं होगा। अच्छा। तो यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया इसको। लेकिन अनिल जी, क्योंकि आपने कहा कि कई सारे नियम भी थे, कई सारे रूल्स रेगुलेशंस भी थे इस सोसाइटी से जुड़े हुए और मात्र 4 लोगों ने मिलकर के इस सोसाइटी को बनाया था। 5 लोगों ने, मिस्टर आइजैक और 4 और लोग। हाँ, तो वहां से लेकर के यहाँ तक का जो सफर रहा, क्योंकि ऐसा बीच बीच में ये भी माना जाता रहा है कि इल्यूमिनाटी का संगठन कुछ समय के लिए चला और उसके बाद बंद हो गया कुछ सालों बाद। लेकिन आज भी ये कहा जाता है कि बहुत सारे पॉप म्यूजिक में या ऐसे कल्चर में इसका बहुत ट्रेडिशन है। बड़े बड़े नामी गिरामी लोग इसके सदस्य हैं। कई सारे लोगों के नाम, माइकल जैक्सन हो गए, हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था। कहीं ना कहीं पे दिलजीत दोसांझ है, इनका नाम जोड़ा जाता रहा है, बादशाह का नाम जोड़ा जाता रहा है। हम तब के माइंडसेट को और आज के प्रभाव को कैसे देखते हैं? देखिए, शुरुआत से ही जैसा कि इसको था, जब इन्होंने संगठन बनाया तो बहुत छोटा सा था, लेकिन इनको शुरुआत में फैलना था। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि अपने लोगों को कुछ पुराने वहाँ के जो ग्रुप थे उन ग्रुप्स में मेंबर बनाया। सबसे पहला जो इन्होंने ये ज्वाइन किया था वो फ्री मैसन्स था। फ्री मैसन्स में इनके लोग घुसे और क्योंकि ये बहुत पुराना संगठन था, फ्री मैसन्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि इनके 2 लोग आकर के कभी अकबर के पीरियड में अकबर से भी मिले थे। अच्छा। तो अकबर ने इनको लाहौर में एक बनाने की परमिशन दी थी, अपना धार्मिक स्थान या तरीके से ये कह सकते हैं। तो खैर फ्री मैसन्स एक अलग ग्रुप था, लेकिन फ्री मैसन्स में अंदर घुसने के बाद इन्होंने वहाँ के लोगों को इल्यूमिनाटी में मिलाना शुरू किया। अच्छा। तो ये इनका फैलने का मेन रीजन था। 1776 तक आकर के इनके 2500 मेंबर्स हो चुके थे लगभग। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि पावरफुल थे और इनका मेन पर्पज ये भी था कि ये जो कि वहाँ की सत्ता के खिलाफ चल रहे थे और पोप के खिलाफ चल रहे थे, तो इनके ऊपर जांच भी बैठने लगी। जॉन रॉबिन्सन, इन्होंने बहुत मेन रोल प्ले किया था। इन्होंने एक रिपोर्ट लगाई इस संगठन के बारे में वहाँ के राजा को, कि ये जो हैं सत्ता पे कब्जा करना चाहते हैं। अच्छा। छापे पड़े इनके संग मतलब जगहों पे, जो पे इनके ऑफिसेस थे और वो थे। तो वहाँ पे इन्होंने एक रिपोर्ट लगाई तो इसको बैन कर दिया गया। बैन तो कर दिया गया, लेकिन तब तक ये लोग, कुछ लोग क्योंकि फ्रीमैसन्स को ज्वाइन कर चुके थे तो ये उनके साथ लगभग ये बने रहे। इल्यूमिनाटी नाम अंडरग्राउंड हो गया, पीछे चला गया। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से काम किया
इन्होंने अपने संगठन को फिर और नए तरीके से संगठित किया, लेकिन ये दूसरे संगठन के साथ घुस के इनके लोग काम करते रहे। जैसे कि हम फ्रीमेसन्स की बात कर रहे थे, कुछ लोग इनके फ्रीमेसन्स के थे, वहां से इन्होंने अपने लोगों को तोड़ा। फ्रीमेसन्स काफी स्ट्रांग लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था, और वो फ्रांस की क्रांति में भी उसका बहुत बड़ा रोल था। अच्छा, ये हमारा फ्रेंच ग्रुप था। तो ये माना जाता था कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें तो इनको इसलिए खतरा मान लिया गया इल्यूमिनाटीज को कि जब फ्रांस की क्रांति जैसा बड़ा देश, फ्रांस बहुत स्ट्रांग था उस टाइम, उसकी सत्ता पलट कर सकते हैं तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। यहीं से पहली बार विवादों में आए थे। ओके। फ्रांस की क्रांति के बाद से बाद में इनका ये माना गया कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वहां तक ये लोग पहुंचे, यूरोप में तो इनका अच्छा प्रभाव था ही, और धीमे धीमे बढ़ते चले गए। तो इनका फैलना और इनका दुनिया पे राज करना, दो जो मोटो थे, ये बाकी लोगों को एक खतरा लग रहा था। अच्छा। तो बंद करने के बाद ये अंडरग्राउंड होकर काम करते रहे अपना और फैलते चले गए। इन्होंने मेनली उन लोगों को चूज किया जो विचारों में थोड़ा फ्री थे, आगे सक्सेस चाहते थे, और इनका मेन जो पर्पज था वो था कि किसी भी देश की सत्ता को और बिजनेस को अपने कंट्रोल में लेना। अच्छा। तो आज भी जो लोग जुड़े हुए हैं, बहुत पावरफुल लोग हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। तो अनिल जी, यहाँ पे हम अगर बात करें, खासतौर पे ये भी कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी आज की डेट में भी ये सोसाइटी, अर्थव्यवस्था तक को नियंत्रित करती है। बड़े बड़े नाम भी इससे जुड़े रहे हैं। कितना सच है, कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई के बारे में तो बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि कभी भी ये लोग खुल के सामने नहीं आते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि जहाँ आग होती है वहीं धुआं उठता है। तो जैसे कि हमारा बिल गेट्स का नाम आया या अमेरिकन प्रेसिडेंट्स का नाम इसके साथ जुड़ा, माइकल जैक्सन और अभी नए सेलिब्रिटीज के नाम तो हम लोग जानते ही हैं। तो शुरू से ये लोग रहे। फ्रीमेसन्स में जैसे बताया कि वो उस समय अकबर से मिले, तो अकबर वॉज द मोस्ट पावरफुल हमारा यहाँ पर था। तो हमेशा ये पावरफुल लोगों से मिलते रहे और उनको अपने हिसाब से कन्वर्ट करते रहे। तो सत्ता से जुड़े रहना, पावर से बने रहना, पावर में बने रहना, ये इनकी शुरुआत से इनका पर्पस था। तो वो आज तक चला, और आज भी ये कहीं ना कहीं लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। माइकल जैक्सन इज अ बिग सेलिब्रिटी, करोड़ों उसके फॉलोअर्स थे। वो थे, या आज के डेट में जैसे हम इंडियन उसकी बात करते हैं, दिलजीत दोसांझ का नाम मैंने लिया, या इनके बारे में माना जाता है, तो हमेशा ये ऐसे ही लोगों को पिक करते थे। इनका असल में एक सिस्टम था, 3 स्टेज में काम करता था इल्यूमिनाटी के बारे में। इनकी जो फर्स्ट बहुत बेसिक स्टेज हुआ करती थी। अच्छा। इसको इनका जो वर्किंग स्टाइल था, सबसे पहले में वो समझना बहुत जरूरी था कि ये काम कैसे करते थे। तो इनकी वर्किंग स्टाइल 3 स्टेज की थी। पहली स्टेज जिसमें खाली लोगों को जोड़ करके अलग अलग ग्रुपों में, और वहां पर अपने बारे में थोड़ा थोड़ा ही बताते थे। अच्छा। कभी भी डायरेक्ट नहीं करते थे, जैसे कि बड़े संगठन से, पुराने संगठन से जुड़ गए, उसको काम किया। तो उसमें इनके 5 नाम हुआ, मतलब 5 स्टेजेस हुआ करती थी। पहली स्टेज में 5 इनके जो फंक्शन थे वो होते थे। तो उसमें इनकी 5 स्टेजेस होती थी, जिसमें लोग इनिशिएट, पहला नोविस, उसके बाद आता था हमारा मिनरल और यूमिनाट्स। तो ये उन स्टेजेस में चलते थे। यहाँ पर केवल काम था कि आप दूसरे संगठनों को ज्वाइन करो, दूसरे क्लबों को ज्वाइन करो, और वहाँ पे अपने बारे में बताओ। जो लोग इनकी तरफ झुकते थे उनको एक तरीके से लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जाते थे, बट इनको बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं होता था। सेकेंड स्टेज आते थे जहाँ पे इनके ऑपरेशंस चलते थे। सेकेंड में इनकी 5 स्टेजेस होती थी, जिसमें हमारे आते थे अप्रेंटिस, फेलो, मास्टर, उसके अलावा इल्यूमिनाट्स मेजर और डेरिजेंस। ये स्टेजेस थी जो धीमे धीमे, तो यहाँ पे ऑपरेशंस इन्वॉल्व थे। इनमें ये लोग क्या करते थे कि किसको कहाँ जाना है, कैसे करना है, किस तरीके से मिलना है, किस तरीके से संगठन को आगे करना है, ये होता था। बट इनकी जो फाइनल जो मेन स्टेज थी, जो कोर डिसीजन लेती थी, जिसको हम सबसे टॉप लेवल मानते थे, बिल्कुल कॉर्पोरेट स्टाइल में चलता था। तो उसमें जो सबसे बड़ी पोस्ट थी वो किंग की थी। किंग ये अपने आप को बना के चलता था। हमारा जो एडम वाइजर का, वो अपने आप को किंग बोलता था। तो सारे डिसीजन सारे, तो जनरली जो इसके जो हमारे बेसिक मेंबर्स थे उनको भी ऊपर के फर्स्ट लेयर के बारे में पता नहीं होता था, क्योंकि वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करते ही नहीं थे। वो पॉलिसीज डिसाइड करते थे। सेकंड स्टेज के लोग उसको ऑपरेशन में कन्वर्ट करते थे, और थर्ड स्टेज के लोगों का केवल इतना काम था। तो ये हमेशा बहुत गुप्त बने रहे। ये इनकी जो वर्किंग स्टाइल थी कॉर्पोरेट की, तो ये कॉर्पोरेट स्टाइल में काम ही करते थे, तो इनको पूरी दुनिया में डिफरेंट लोगों से मिलना, बड़े बड़े पावरफुल लोगों से मिलना इनके लिए आसान था, क्योंकि पहली स्टेज और तीसरी स्टेज का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। अनिल जी, क्योंकि पॉप कल्चर में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर इन नामों को पेश किया जाता है, और क्योंकि इल्यूमिनाटी का कनेक्शन लंबे समय से माइकल जैक्सन के साथ जोड़ा जाता है नाम। माइकल जैक्सन की बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मौत भी हुई। उसके अलावा आज की डेट में दिलजीत दोसांझ जो हैं, उन्होंने बहुत कम समय में बहुत तरक्की कर ली।
इनका नाम भी जोड़ा जाता रहा है। बादशाह एक ऐसा नाम है जो कि बार बार जिसका कनेक्शन इल्यूमिनाटी से कहा है कि इन्होंने तो खुद भी इस बात को माना, खुद भी माना है। और भी कई सारे और सेलिब्रिटीज हैं ऐसे। तो क्या इल्यूमिनाटी ये सोसाइटी ये पीछे की वजह है कि ये पॉप कल्चर को इतना बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने दिखाती? देखिए आमतौर पे क्या होता है कि पब्लिक का एक इंटरेस्ट होता है जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, लोगों को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जो चीज़ छिपी हुई है। पॉप कल्चर में भी यही था। ये तो कहा जाता है कि लोग जुड़े हुए थे कहीं ना कहीं, और खाली इसलिए नहीं कि पावरफुल थे और लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे। ये भी माना जाता था कि इसमें केवल 30 साल से बड़े मेंबर्स नहीं जोड़े जाते थे। अच्छा। उस समय का जो इनका नियम था, जैसे से इन्हें काम करना था। तो नेम फेम मिलने के बाद लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। तो उसमें चूंकि सिंगर्स भी थे बड़े बड़े, खाली ऐसा नहीं कि खाली पॉप कल्चर था, हमारे पॉलिटिशियंस भी थे। अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति भी इससे जुड़े हुए थे, या इसके बाद भी। अगर हम बिजनेसमैन की बात करें, मैंने बताया कि एलन मस्क का नाम भी इसके साथ आता है, ये आता है। तो लोग जुड़े हुए थे, ऐसा नहीं था। क्योंकि पॉप जो है वो सबसे ज्यादा पब्लिकली लोग उससे कनेक्ट होते हैं, यूथ कनेक्ट होता है। यूथ कनेक्ट होता है। कोई बिजनेसमैन से या पॉलिटिशियन से डायरेक्ट कनेक्शन हमारा उस तरीके का नहीं होता है। तो पॉप वाले लोग ज्यादा चर्चा में आए। क्योंकि कई सारी ऐसा कहा जाता है बहुत मिस्टीरियस सोसाइटी है, बहुत ही गुप्त तरीके से इसके लोग काम करते हैं, इसीलिए बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं शायद जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे मिथ्स हैं कि भगवान को नहीं मानना। मैं सिर्फ आपसे ये जानकारी चाहती हूँ, मतलब आई एम नॉट कोटिंग एनीथिंग, बट हाँ कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि इल्यूमिनाटी सोसाइटी के साथ जोड़ी जाती हैं। भगवान को नहीं मानते हैं, बहुत ही अंडरग्राउंडेडली काम करते हैं, और ये बड़े बड़े जैसे कि अर्थव्यवस्था हो गई, बड़े बड़े देशों की सरकारों को गिरा सकते हैं। कितना सही है, या इस तरीके से काम करना कितना पॉसिबल है? और सबसे मुझे लगता है बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये लोग शैतान को मानते हैं? क्या तंत्र से इनका जुड़ाव है? देखिए ये कहना कि सरकारों को गिरा सकते हैं, अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे ऐसी ये पॉसिबल है कि आज की डेट में हम हर कंट्री के अपनी अपनी एक जासूसी संगठन है। जस्ट लाइक इसराइल का मोसाद का नाम सबने सुना हुआ है कि ये बहुत पावरफुल है, और कई बार पॉलिटिकल मर्डर्स में या कहीं के देश में सत्ता पलट करने में इसका बड़ा हाथ होता है। सेम विद CIA। जैसे कि हमने देखा कि सद्दाम हुसैन था या कर्नल गद्दाफी था, इन सबकी सत्ता पलट करने में इसका मेन रोल रहा CIA का। अमेरिका का इंटरफेरेंस बहुत रहा, चाहे वो अफगानिस्तान रहा हो, चाहे वो वियतनाम रहा हो। तो हर देश के अपने अपने जासूसी संगठन होते हैं और उनके अपने हित साधने के तरीके होते हैं, तो उसको उसी तरीके से काम करते हैं। इसके बारे में भी एक बात ये है कि चूंकि ये गोपनीय संगठन था और कहीं ना कहीं इसके काम करने की स्टाइल बाकी जासूसी संस्थाओं जैसी ही थी। कई लोग इसको एक तरीके से मानते हैं कि एक अंडरग्राउंड जासूसी संस्था है जो किसी एक देश के लिए ना काम करके ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए काम कर रही है। अच्छा। और ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो ये कहना कि ये सच, क्योंकि फ्रांस की क्रांति में भी इनका नाम आया था और कहीं ना कहीं और देशों की पॉलिटिक्स में भी इनका नाम जुड़ता रहा है, तो इनका पर्पस तो क्लियर था, और यहाँ तक तो क्लियर था ही। अंडरग्राउंड होने के बाद भी कहीं ना कहीं इनके नाम आते रहे, तो सत्ता पलट करना या किसी एक को पावर देना, ये इनके संग जुड़ा हुआ है। लेकिन तो मना नहीं कर सकते। ये मानना कितना सही है कि भगवान को नहीं मानना या शैतान की इनकी पूजा शुरुआती उस टाइम जब हुई थी तो इसी बात को लेकर के हुई थी कि ये अगेंस्ट द पोप चले थे। ओके। तो इसलिए माना गया था कि ये धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट यहूदी थे, एडम। और यहूदियों को लेकर के आज भी पूरी दुनिया में एक प्रॉब्लम चलती ही रहती है। बहुत कम गिने चुने हमारे इजराइल बेस्ड रह गए हैं, बाकी तो हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितने यहूदीज हैं वो बहुत पैसे वाले हैं और लगभग एक तरीके से वो वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं हमारे। तो उनका जुड़ाव तो इनके संग रहा ही। अब बात आती है भगवान या शैतान की। भगवान को नहीं मानते, पोप को नहीं मानते, यहाँ से तो इनका बेस शुरू था ही। शैतान को मानते हैं या नहीं मानते हैं ये कभी कोई नहीं जान पाया। अपने यहाँ एक सीधा सिस्टम था कि भगवान को नहीं मानते तो शैतान के पुजारी हैं। लेकिन ये अभी भी एक रहस्यमय बात है कि इनको इतना पावर मिला कहाँ से।